हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की ज्योग्राफी की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। आज ये ज्योग्राफी की लास्ट क्लास है, यानी क्लास 6 की बुक के सारे चैप्टर, क्लास 7 की बुक के सारे चैप्टर और क्लास 8 की बुक के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज ज्योग्राफी की लास्ट क्लास है और आज ज्योग्राफी की 8th की जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 8 की बुक का लास्ट लेसन है मानव संसाधन। तो चलिए आज इसके बारे में पढ़ते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के 30% भाग पर निवास करता है। यानी जितना भूपृष्ठ है उसके 30% भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। यानी विषुवत वृत्त के उत्तर में अधिक लोग निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जनसंख्या का घनत्व। तो चलिए जनसंख्या घनत्व के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यानी एक इकाई क्षेत्र में लोगों की जो संख्या है वह जनसंख्या का घनत्व कहलाती है। इसको याद रखिए। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। यहाँ लिखा है कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया है तो इसको याद रखिए कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे लिखा है तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं कारक, अब उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले लिखा है भौगोलिक कारक। तो पहला है स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं।
गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। तो जो लोग हैं वो ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं मैदानी भागों में, और पर्वतों और पठारों में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक भौगोलिक कारक है, स्थलाकृति यानी स्थल की आकृति। आगे लिखा है जलवायु। तो हम जलवायु के बारे में जानते हैं। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। यानी जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ भी लोग रहना पसंद नहीं करते, और जहाँ अधिक सर्दी पड़ती है वहाँ भी लोग रहना पसंद नहीं करते। आगे लिखा है मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंग ही, चांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल। अब जल के बारे में जान लेते हैं। जल जो कारक है, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। तो जहां पर जल जो है खारा ना हो, लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां पर अलवणीय जल यानी बिना खारा पानी आसानी से उपलब्ध हो, तो वहाँ पर लोगों को रहना पसंद होता है। खनिज के बारे में जान लेते हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। अब जानते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। भौगोलिक कारकों के बारे में पढ़ लिया, अब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक हैं। तो सबसे पहले लिखा है आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक के बारे में जान लेते हैं। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक में देख लेते हैं। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। अब जनसंख्या परिवर्तन के बारे में जानते हैं। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है। क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थीं। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद सन 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पहले क्या था, बच्चे जन्म लेते थे पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती थी तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ, इन सब में सुधार हुआ। खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण जो मृत्यु दर थी वो कम हो गई और जन्म दर अभी भी उतनी ही बनी रही। तो इस कारण जनसंख्या
अधिक बढ़ गई। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जो जन्म होते हैं उनको जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। आगे लिखा है, प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। यानी जो देश छोड़ रहे हैं वो उत्प्रवासी हैं, और जो लोग देश में आ जाते हैं वो अप्रवासी होते हैं। दूसरे देशों से एक देश में आ जाते हैं तो वो अप्रवासी कहलाते हैं। यहाँ पर यही लिखा है कि अप्रवास क्या है, जब व्यक्ति एक नए देश में जाता है। उत्प्रवास क्या है, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। आगे लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले आते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप हैं, तो चलिए इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। जनसंख्या संगठन, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय, आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। यहाँ पे लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका क्या योगदान है? जैसे यहाँ लिखा है, मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, मैं सेतु बनाता हूँ, मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, मैं घर की देखभाल करती हूँ, मैं कैंसर के उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ, और मैं किसान हूँ। ये सब लोग अपने अपने बारे में बता रहे हैं। आगे लिखा है, जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि
जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न वर्गों में विभाजित है। उदाहरणार्थ 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती हैं। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या दर्शाता है। तो इस वाले पिरामिड की बात हो रही है, यहाँ आप लोग इसको देख सकते हैं। ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख है, यह जनसंख्या पिरामिड है। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ? अवश्य हम 3 देशों की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर ये पिरामिड बना हुआ है, जिसके बारे में यहाँ अभी लिखा है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग और वृद्ध आश्रित लोग आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है। यहाँ पर ये केन्या का पिरामिड बना हुआ है, ये वाला आप लोग देख सकते हैं। लिखा है एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं, आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड में दर्शाया गया है। इसमें ये आधार में चौड़ा है, लेकिन ऊपर बिल्कुल ही पतला हो गया है, क्योंकि जो बच्चों ने जन्म लिया था उनकी मृत्यु बचपन में ही यानी शैशव काल में ही हो गई, इसलिए ऊपर का जो पिरामिड है बिल्कुल ही पतला हो गया है। आगे लिखा है जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर है। ये भारत का पिरामिड यहाँ पर छपा हुआ है, आप लोग इसको यहाँ देख सकते हैं। इसमें क्या है, जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु की दर कम है, और वो बच्चे जो शिशु हैं वो प्रौढ़ावस्था तक बड़े हैं, जीवित रहे हैं। तो इसलिए ये जो पिरामिड है, युवा आयु वर्ग जहाँ पर है वहाँ पर ये चौड़ा है। आगे लिखा है कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुँच जाते हैं। तो ये वाला आप देख सकते हैं, जापान का पिरामिड है ये। तो ये क्या है, आधार में सकरा है, जबकि युवा आयु वर्ग में थोड़ा चौड़ा है। उसके बाद क्या है, अधिक लोग जो है वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं, तो इसलिए ये वहाँ पर भी चौड़ा दिखाया गया है। आगे लिखा है कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो आज के लेसन में मानव संसाधन के बारे में पढ़ा, बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में पढ़ा, जनसंख्या के पिरामिड के बारे में जाना। इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों को आज के लेसन में पढ़ा है। आज ये ज्योग्राफी का लास्ट लेसन था, लास्ट क्लास थी ये ज्योग्राफी की। एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 6 की बुक के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, 7th की बुक के भी सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, और आज 8th की बुक को भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो अभी इसमें बचा है, सिविक्स बची हुई है और इकोनॉमिक्स बची है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का ये लेसन यहीं पर ही समाप्त हो गया। ज्योग्राफी का सिलेबस भी समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा। थैंक यू।